बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी कैल्शियम चैप्टर 34 को। कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स के लिए हमारे पास दो तरह के ड्रग्स होते हैं। एक ऐसे ड्रग्स जो कि क्लॉटिंग को रोकते हैं यानी कि एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स, और दूसरे ड्रग्स जो कि क्लॉटिंग को प्रमोट करते हैं, तो ड्रग्स दैट फैसिलिटेट क्लॉटिंग। सही होगी बात। जो एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्लिनिकली भी, क्योंकि क्लॉटिंग वाले डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं, यानी वो बीमारी जिसमें ज़्यादा क्लॉट बन रहे हैं, वो बीमारियां बहुत कॉमन है, जिस तरह डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो गया, एट्रियल फिब्रिलेशन, इस्कीमिक स्ट्रोक, क्रोनिक सिंड्रोम्स, ये सारी बीमारियां कॉमन है। इसलिए क्लॉट को रोकने वाले ड्रग्स ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसमें तीन तरह के आते हैं हमारे पास। एक एंटी कोएगुलेंट्स होते हैं, एक थ्रोम्बोलिटिक्स होते हैं, और एक एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होते हैं। क्योंकि प्लेटलेट्स का रोल आमतौर पे आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस में ही होता है, इसलिए एंटी प्लेटलेट ड्रग्स आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस के लिए होते हैं, और बाकी दोनों जो हैं वो आर्टीरियल और वेनस दोनों थ्रोम्बोसिस में रोल प्ले करते हैं। एंटी कोएगुलेंट्स की डिटेल्स को पढ़ते हैं तो एंटी कोएगुलेंट्स हमारे पास हेपेरिन्स जो होते हैं वो पैरेंटली दिए जाते हैं, जबकि जो डायरेक्ट इनहिबिटर्स हैं वो पैरेंटली भी होते हैं, ओरली भी होते हैं, और आखिर में वारफेरिन जो है वो ओरली दिया जाता है। तो तीन तरह के हो गए आपके, तो हेपेरिन डायरेक्ट वाले और वारफेरिन। ठीक होगी बात। हेपेरिन को डिटेल से पढ़ना है हम लोगों ने। हेपेरिन में हमारे पास फर्दर केमिकली देखा जाए तो हेपेरिन काफी बड़ा मॉलिक्यूल होता है, 15,000 तो 20,000 उन्होंने उसका साइज लिखा हुआ है। एक हाईली एसिडिक है, इसको इसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हमारे पास प्रोटामीन होता है। अच्छा, फिर फर्दर हमारे पास कुछ और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं हेपेरिन में, जिसको हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स भी कहते हैं, जिसमें नाम आता है हमारे पास एनॉक्सापैरिन का। ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, इनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है। और फिर इसी तरह का एक सिंथेटिक हेपेरिन भी होता है, यानी कि एक सिंथेटिक ड्रग भी है, हेपेरिन तो नहीं कहेंगे उसको, उसका नाम है फोंडापेरिनक्स। ये भी स्मॉल ड्रग होता है, इसकी भी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ओवरऑल देखा जाए सारे ड्रग्स पैरेंटली देते हैं, इंट्रामस्कुलरली नहीं दिए जाते हेपेरिन हीमाटोमा की वजह से, तो आमतौर पर इंट्रावेनसली या सबकुटेनियसली देते हैं। इसी तरह लो मोलिकुलर वेट वाले भी सबकुटेनियसली देते हैं, फोंडापेरिनक्स भी सबकुटेनियसली देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो थ्रोम्बिन का और फैक्टर 10 वगैरह का काफी अहम रोल होता है हमारे पास क्लॉटिंग के अंदर। तो हेपेरिन क्या करता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ जाके अटैच होता है और एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को 1000 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। अब ये जो एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी क्या होती है, थ्रोम्बिन को रोकना। तो बेसिकली ये एंटी थ्रोम्बिन 3 और हेपेरिन का जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये थ्रोम्बिन को भी इनहिबिट करता है और फैक्टर 10A को भी इनहिबिट करता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन की, जिसको अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन भी कहा जाता है। ठीक होगी बात। अच्छा, हेपेरिन की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है। हेपेरिन का इफेक्ट इमीडिएटली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है, उनका भी सिमिलर मैकेनिज्म है, वो भी एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड करते हैं। इसी तरह फोंडापेरिनक्स भी एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड करता है, लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन और फोंडापेरिनक्स जो होता है, ये थ्रोम्बिन को इनहिबिट नहीं कर पाता, सिर्फ फैक्टर 10A को इनहिबिट करता है। अलबत्ता जाहिर बात है फैक्टर 10A को भी इनहिबिट कर दिया तो क्लॉटिंग को तो रोकेंगे ही, लेकिन ये थोड़ा सा फर्क आ गया कि हेपेरिन जो होता है वो दोनों को इनहिबिट करता है, जबकि जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं वो आपके पास सिर्फ फैक्टर 10A को इनहिबिट करते हैं। और जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं उनके लिए एपीटीटी इतना अच्छा मॉनिटरिंग टेस्ट नहीं होता। क्लिनिकल यूज की बात की जाए तो हमारे पास डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, रिवास्कुलराइजेशन, इसी तरह स्टेंट वगैरह जब डालते हैं उसमें, तो सारी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनमें इसका रोल आता है। और अहम बात यह है कि चूंकि ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता, इसलिए प्रेगनेंसी के अंदर हेपेरिन दिया जा सकता है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बात है। हेपेरिन की टॉक्सिटीज क्या है, तीन मेन टॉक्सिटीज हैं, ब्लीडिंग, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस। ब्लीडिंग की टॉक्सिटी को रिवर्स करने के लिए हमारे पास प्रोटामीन सल्फेट होता है। अलबत्ता लो मॉलिक्यूलर वेट वगैरह के खिलाफ प्रोटामीन इतना इफेक्टिव नहीं है, हाई मॉलिक्यूलर वेट के खिलाफ इफेक्टिव है। अच्छा, ज्यादा टॉक्सिटीज भी हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन ही कॉज कर रहा होता है। इसी तरह हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया काफी एक सुअर किस्म का रिएक्शन है, जिसके अंदर होगा जाहिर बात है हम उसको हेपेरिन देना छोड़ देंगे। ये भी हाई मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा कॉज करता है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन कम कॉज करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, वेरी सिमिलरली जो हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है वही ऑस्टियोपोरोसिस भी कॉज कर रहा होता है। तो ये तीन साइड इफेक्ट्स थे। आगे चलते हैं, फिर आते हैं हमारे पास डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। हेपेरिन ने तो एंटी थ्रोम्बिन 3 के थ्रू थ्रोम्बिन को इनहिबिट किया था ना, आपको मैंने बताया ना, एंटी थ्रोम्बिन 3 के ऊपर अटैच होते हैं और फिर थ्रोम्बिन को और फैक्टर 10A को इनहिबिट करता है। अलबत्ता जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स होते हैं वो बजाते खुद जाकर थ्रोम्बिन पर लग जाते हैं और थ्रोम्बिन के काम को रोक देते हैं। ये कहाँ से निकले हैं, लीच बेसिकली होती है। हमने देखा कि यार अगर लीच खून ले रही है और उसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है उसके पास कोई ना कोई एंजाइम तो होगा, तो उसमें से हमने एंजाइम लिया लिपिरोडीन, और फिर इसी तरह से और भी नाम आते हैं हमारे पास। नाम याद करने के लिए निमोनिक हमारे पास ये था, देसी आगरा में पीरुद्दीन शाह ने अपने भाई वाली गद्दी संभाल ली। देसी आगरा में पीरुद्दीन शाह ने अपने भाई वाली, होता है ना गद्दी नशीनी का निज़ाम होता है, तो भाइयों की भी गद्दी, भाई वाली गद्दी संभाल ली। तो देसी से नाम याद रहेगा आपको डेसिरुडीन, आगरा से याद रहेगा एरगेटोबेट्रैन, और पीरुद्दीन से याद होगा लिपिरोडीन,
बाई वाले से याद होगा आपको बाइवालेरुडीन और गद्दी से याद होगा डेबिगेट्रेन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे पारेंटल है, सिर्फ डेबिगेट्रेन जो है वो ओरल है। कहते हैं ना खाना दबी जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा खाना बेसिकली याद करने के लिए तो डेबिगेट्रेन ओरल होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सिंपल सी बात है, डायरेक्टली थ्रोम्बिन पे और थ्रोम्बिन के सबस्ट्रेट्स पे लग जाएंगे और उनके एक्शन को इनहिबिट कर देंगे। ये सॉल्युबल और इनमेस्ट दोनों थ्रोम्बिन के ऊपर एक्ट करता है, जबकि हेपरिन जो था वो सिर्फ इनमेस्ट थ्रोम्बिन के ऊपर एक्ट करता है। नहीं, हेपरिन सिर्फ सॉल्युबल वाले के ऊपर एक्ट करता है। क्लिनिकल यूज़ की बात करिए तो इसका क्लिनिकल यूज़ भी सिमिलर होगा, जाहिर सी बात है, जैसे कि आपके पास अनफ्रैक्चरेटेड हेपरिन का था। अलबत्ता जो ओरल वैली है उसको हम वारफेरिन के भी अल्टरनेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो डायरेक्ट इनहिबिटर्स होते हैं ये वारफेरिन से काफ़ी तरीके से बेहतर है, इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स बेहतर है, इनका रिस्पांस इमीडिएट होता है, इनके ड्रग इंटरेक्शन इतने ज़्यादा नहीं होते। ठीक होगी बात। अच्छा, नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर भी ये ड्रग्स दिए जा सकते हैं। इनकी भी टॉक्सिटी ब्लीडिंग ही है, जैसे कि हेपरिन की ब्लीडिंग थी, वेरी सिमिलरली फैक्टर 10 इनहिबिटर्स की भी टॉक्सिटी ब्लीडिंग ही होगी, वारफेरिन की भी टॉक्सिटी ब्लीडिंग ही होगी। सारे एंटी कोएगुलेंट्स की टॉक्सिटी ब्लीडिंग होती है, मेन टॉक्सिटी ही होती है। ठीक होगी बात। और इसको रिवर्स करने के लिए हम लोग एक एंटीबॉडी देते हैं जो कि जाके इस ड्रग को खत्म कर देती है, उसका नाम है इदारीसीज़ुमाब। तो पीओ का निज़ाम इदारों ने खत्म कर दिया, ठीक है, इदारीसीज़ुमाब। आगे चलते हैं। डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर्स की बात की जाए तो आपी की बेटी जब आती है, आपी की बेटी ईद पे रिवर जरूर जाती है। ठीक है, आपी की बेटी ईद पे रिवर जरूर जाती है, तो आपी से एपिक्साबैन, बेटी से बेट्रिक्साबैन, ईद से इडोक्साबैन, रिवर से रिवरॉक्साबैन। ये नाम याद रखना आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। वैसे भी देखो हर नाम के अंदर XA रहा है, तो 10A इनहिबिटर्स होते हैं ये। इनका मैकेनिज्म सिंपल है, सिंपली जाकर फैक्टर 10A को उन्होंने इनहिबिट कर देना होता है। क्लिनिकल यूज रिवरॉक्साबैन आपके पास विनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म को खासतौर पर नी और हिप सर्जरी, रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर यूज करते हैं हम लोग इसको भी। आसान बात थी, इसकी भी टॉक्सिटी हुई है ब्लीडिंग, और उसको रिवर्स करने के लिए हमारे पास हम डायरेक्टली फैक्टर 10A की इनएक्टिव फॉर्म दे देते हैं कि भाई अगर 10A को इनहिबिट किया जा रहा है तो हम 10A टीके के थ्रू लगा देंगे, वो है आपके पास एंडेक्सनेट अल्फा। सही है के बाद नेक्स्ट आते हैं हम वारफेरिन की तरफ। वारफेरिन जो है 99% प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म में पाया जाता है। अलबत्ता ये ओरली एक्टिव है, हम इसको ओरली देते हैं, ये बात अहम है कि ओरली वारफेरिन दिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये विटामिन के की रिडक्शन को रोकता है, और रिड्यूस्ड विटामिन के रिक्वायर्ड होता है लिवर के अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए। किस चीज की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन? कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स की। ठीक है, तो क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 इन सब की मॉडिफिकेशन के लिए आपके पास रिड्यूस्ड विटामिन के चाहिए होता है, और वारफेरिन उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है जो इसने विटामिन के को रिड्यूस करना होता है। तो वारफेरिन की वजह से रिड्यूस विटामिन के नहीं होगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ दिस क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होगी, यानी कि वारफेरिन की साइट ऑफ एक्शन लिवर है, व्हेरेज हेपरिन और बाकी जो ड्रग्स पढ़े हमने उसकी साइट ऑफ एक्शन ब्लड थी। ओके होगी बात। अब बेसिकली हुआ क्या कि वारफेरिन ने सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स को रोक दिया है, लेकिन जो क्लॉटिंग फैक्टर्स पहले से ही ब्लड में मौजूद हैं वो तो जाहिर बात है अपना काम करते चले जाएंगे। तो जितनी क्लॉटिंग फैक्टर्स की हाफ लाइफ होगी उतनी देर बाद जाके हेपरिन का इफेक्ट सामने आएगा, क्योंकि जब हाफ लाइफ पूरी होती चली जाएगी तो ब्लड के अंदर पहले से मौजूद क्लॉटिंग फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे और नए क्लॉटिंग फैक्टर्स बन नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है फिर क्लॉटिंग का मसला बनना शुरू हो जाएगा। तो वारफेरिन को काम करते करते काफी थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा डिलेड रिस्पॉन्स होता है, जबकि जो पहले डोज हमने पढ़े हैं उनका इमीडिएट रिस्पॉन्स था। ओके ओके बात। ये फैक्टर 2 जेन में रखना, थ्रोम्बिन है वैसे मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा वैसे प्रोटीन सी और प्रोटीन एस ये एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट करती हैं, इनकी फॉर्मेशन भी वारफेरिन की वजह से इनहिबिट हो जाती है। अच्छा जी, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वारफेरिन का वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। वारफेरिन के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हम लोग डायरेक्टली विटामिन के दे सकते हैं, जो कि जाहिर सी बात है इनका सिंथेसिस शुरू करवा देगा और थोड़ी देर बाद ये सिंथेसाइज होकर काम कर लेंगे। और अगर इमीडिएटली रिवर्स करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो क्लॉटिंग फैक्टर शॉर्ट हो गए हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, तो फ्रेश या फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं, और वही वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स देने हो तो प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट भी दे सकते हैं। इसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, जैसे हेपरिन की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए APTT था। डायलॉग के बाद क्लिनिकल यूज वारफेरिन का बस क्रोनिक एंटीकोएगुलेशन वगैरह में यूज हो रही है, जिन चीज़ों के लिए हेपरिन यूज हो रही है तकरीबन वही बातें हैं, लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल्स में वारफेरिन नहीं दे सकते, हेपरिन दे सकते थे। डानो की बात। टॉक्सिटी की बात की जाए तो एक तो ब्लीडिंग होगी, दूसरा मसला ये है चूंकि ये प्रोटीन सी और प्रोटीन एस को भी इनहिबिट करता है, इस वजह से शुरू में एक हाइपर कोएगुलेबिलिटी का स्टेट आ जाती है। तो वारफेरिन जब देते हैं तो एक इनिशियल हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो जाती है, इसी वजह से वारफेरिन को हम हेपरिन या किसी और ड्रग के साथ मिला के देते हैं, ताकि जो पहला एक आधा दिन है जिसमें
हाइपोकोगुलेबिलिटी होगी उसमें कोई और ड्रग क्लॉटिंग को रोके रखे, फिर जारी बात है वारफेरिन का काम सही होना शुरू हो जाता है और वो तगड़ा काम कर लेता है, क्लॉटिंग को रोक लेता है। ठीक होगी बात। हाइपोकोगुलेबिलिटी की वजह से डर्मल वैस्कुलर नेक्रोसिस वगैरह भी हो सकती है। अच्छा, वारफेरिन की थेरेप्यूटिक विंडो जो है वो चूंकि बहुत नैरो है, यानी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी शुरू हो जाएगी और कम हो गया तो इतना असरअंदाज होता नहीं है, तो काफ़ी नैरो थेरेप्यूटिक विंडो है इसकी। इसी वजह से इसके हम ड्रग इंट्रैक्शन वगैरह को काफ़ी पढ़ते हैं। और फिर जाहिर सी बात है चूंकि इट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय साइटोक्रोम P450, इट इज डिपेंडेंट ऑन साइटोक्रोम P450, इसलिए इसके ड्रग इंटरेक्शंस थोड़े ज्यादा भी हैं। हर वो ड्रग जो कि प्लाज्मा प्रोटीन से इसकी बाइंडिंग कम करेगा वो जारी बात है वारफेरिन को इंक्रीज कर देता है। ठीक होगी बात। साइटोक्रोम P450 की बात की जाए तो जितने भी साइटोक्रोम P450 इंड्यूसिंग ड्रग्स हैं वो इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगे, वारफेरिन कंसंट्रेशन को कम कर देंगे, और जितने भी साइटोक्रोम P450 इनहिबिटिंग ड्रग्स हैं वो वारफेरिन कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन है। अक्सर सवाल में जब वारफेरिन के साथ कोई और ड्रग दिया होता है तो वो यही है उसका ड्रग इंटरेक्शन ही पूछना चाह रहे होते हैं। वारफेरिन को अगर दूसरे डायरेक्ट वालों से हम कंपेयर करें तो डायरेक्ट वाले काफ़ी एतबार से बेहतर हैं, इफेक्ट उतना ही होता है लेकिन डायरेक्ट वालों की टॉक्सिसिटी कम होती है। डायरेक्ट वालों के लिए मॉनिटरिंग की नहीं जरूरत, जबकि वारफेरिन के लिए है। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर या डायरेक्ट एक्स इनहिबिटर जो थे वो उनके ड्रग इंटरेक्शंस भी इतने नहीं होते, तो काफ़ी एतबार से बेहतर है। बस ये है कि उनकी हाफ लाइफ थोड़ी शॉर्ट है, अलबत्ता कुछ ऐसे हैं जिनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, तो वो काफ़ी हद तक वारफेरिन को अब रिप्लेस कर दिया है। डन होगी बात। थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स की बात करते हैं। अब अभी तक हमने एंटीकोएगुलेंट स्टडी कर लिया, अब वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि क्लॉट को तोड़ने में रोल प्ले करते हैं। यार आपकी बॉडी के अंदर पहले से ही एक प्रोटीन मौजूद है जो कि क्लॉट को तोड़ने में रोल प्ले करती है, वो है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करती है और प्लाज्मिन जो है वो क्लॉट को तोड़ता है। सही होगी बात। तो हमने क्या किया, हमने जनाब एक टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की एक फॉर्म बनाई और वो बने के तो टीके के थ्रू लगा दी ताकि ज्यादा ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मिन, मतलब प्लाज्मिन ज्यादा बनना शुरू हो जाए। ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर काम करता है, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। ये आपकी बॉडी में नॉर्मली भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन नॉर्मली ये सिर्फ तब काम करता है जब क्लॉट बना हुआ हो, यानी क्लॉट के अंदर ही ये एक्टिवेट होता है। जब हम इसको फार्माकोलॉजिकल लेवल पे देते हैं तो फिर जारी बात है ज़्यादा प्लाज्मिन बनना शुरू हो जाता है और क्लॉट के अलावा वैसे फ्रीली भी ब्लड के अंदर काम को रोकना शुरू कर देता है। प्लाज्मिन एक्टिवेटर्स के नाम याद करने हो आपने तो वो हैं एल्टेप्लेज, टेनेक्टेप्लेज और रेटेप्लेज। देखो प्लाज सारे नाम के अंदर आ रहा है, जिस तरह प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हैं तो प्लाज मतलब नाम तो आ ही रहा है ना। सही है की बात। प्लाज्मिन आपको पता है कि एक ऐसा प्रोटीन है जो कि क्लॉट को तोड़ने में रोल प्ले करता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। एक तो थ्रोम्बोलिटिक हमने देख लिया, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स। दूसरा एक बैक्टीरिया से ड्राइव्ड एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकाई से ड्राइव्ड है ये स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये भी आपके पास यही करता है कि प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है और ज़्यादा प्लाज्मिन बनने की वजह से क्लॉट टूटना शुरू हो जाते हैं। प्लाज्मिन बेसिकली क्लॉट को तोड़ने वाली मशीन है। डन। यूरोकाइनेज भी एक ऐसा ही है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है और वो भी प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। क्लिनिकल यूज क्या है, जारी बात है जब क्लॉट बना हुआ होगा तो हम ये ड्रग्स देंगे ताकि क्लॉट टूट जाए। तो बेसिकली कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस के अंदर या जब वो कोई रीकैनलाइज करना हो हमने ब्लड वेसल को, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। सेरेब्रल हेमरेज के अंदर, स्टेंट्स वगैरह के अंदर भी इसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, सेरेब्रल हेमरेज में इसको नहीं देना, क्योंकि अगर पहले ही किसी इंसान के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, आपने जो थोड़े बहुत उसमें क्लॉट्स हैं वो भी तोड़ दिए, तो और ज़्यादा उसकी ब्रेन में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। डानो की बात। अलबत्ता जहाँ भी क्लॉट बना हुआ वहाँ पे इसको देंगे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह में भी क्लॉट बना हुआ होता है तो इसको हम देते हैं। टॉक्सिसिटी इसकी भी मेनली ब्लीडिंग ही है, लेकिन एक और मसला भी है खासतौर पर स्ट्रेप्टोकाइनेज के मुताबिक, क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेज एक बैक्टीरिया से ड्राइव्ड है। जब हम स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं तो बॉडी इसके खिलाफ कभी कभी इम्यूनिटी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। तो अगर एंटीबॉडी बनाएगी, जारी बात है स्ट्रेप्टोकाइनेज इतना असरअंदाज भी नहीं हो पाएगा और फिर एक एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाएगा। तो अगर किसी इंसान के अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेज के खिलाफ रिएक्शन हो रहा है तो फिर हमें टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर देना पड़ेगा। आप सवाल पूछ सकते हैं कि यार सारों को प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दे दो, तो भाई ये महंगा है इसलिए सबको नहीं देते, पहले कोशिश करते हैं सस्ते से काम चल जाए। ओके की बात। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स की बात की जाए तो बेसिकली हमारे पास थोड़ा सा पहले आपको मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, फिर ज़्यादा एक्सप्लेन तो मैंने पिछली जो लंबी वीडियो है उनमें किया है, अभी जल्दी की वीडियो, लेकिन थोड़ा बहुत मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो आर्टरीज के अंदर होता यह है कि वॉन विलियन फैक्टर और कोलेजन जब एक्सपोज होते हैं तो वो प्लेटलेट के ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर को अटैच कर लेते हैं, और यहाँ पे फिर होता यह है कि साइक्लोऑक्सीजनेज की वजह से थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता है और प्लेटलेट्स रिलीज करती हैं थ्रोम्बोक्सिन A2 और ADP। ये ADP जाके ADP रिसेप्टर्स पे लगता है, थ्रोम्बोक्सिन जाके थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर्स पे लगता है, प्लेटलेट्स पे ही, जारी सी बात है। और प्लेटलेट्स के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर के एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है। ग्लाइकोजन 2b3a जो प्रोटीन है
ये अपने ऊपर फिब्रिनोजन को अटैच करती है। तो जब आपके पास ज़्यादा एडीपी होगा, ज़्यादातर प्लेटलेट्स के ऊपर ये रिसेप्टर आ जाएगा और प्लेटलेट्स फिब्रिनोजन को अटैच करना शुरू हो जाएंगी और ये फिब्रिनोजन एक ज़्यादा प्लेटलेट्स को अटैच करेगा, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स का एक प्लग बनना शुरू हो जाएगा। सही होगी बात। तो थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म एक्शंस को देखते हैं। एस्प्रिन जो होता है वो इरिवर्सिबली साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट कर देता है, तो थ्रोम्बोक्सिन बन ही नहीं पाता और ये प्लेटलेट प्लग वाला काम थोड़ा रुक जाता है। तो एस्प्रिन इस तरीके से प्लेटलेट प्लग को रोकता है। अब मजे की बात यह है कि जब एस्प्रिन ने इरिवर्सिबली आके इसको खराब कर दिया तो प्लेटलेट दोबारा तो साइक्लोऑक्सीजनेज बना नहीं पाता, क्योंकि प्लेटलेट के पास राइबोसोम्स वगैरह होते नहीं है। तो एस्प्रिन का इफेक्ट काफी देर तक रहता है, तब तक रहता है जब तक बॉडी नए प्लेटलेट प्रोड्यूस ना कर ले। ओके हो गया, तो एस्प्रिन का मैकेनिज्म हो गया। अच्छा, अब ये जो एडीपी गया था कि जाके एडीपी रिसेप्टर्स पे लगा था ना, तो कुछ एडीपी रिसेप्टर्स इनहिबिटर्स होते हैं, जैसा कि क्लोपिडोग्रेल हो गया, टेक्लोपिडीन हो गया। ये नाम याद करने के लिए हमारे पास ये क्लॉक है, तो क्लॉक से आपको याद होगा क्लोपिडोग्रेल, और इस पर क्लॉक आपको पता ना टिक 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 करके चलती है। तो टिक्लोपिडीन भी एक ड्रग का नाम है जो आपको याद होगा। और ये क्लॉक कोई मामूली क्लॉक नहीं है, ब्रांडेड क्लॉक है, प्राडा की क्लॉक है। तो प्रासुग्रेल भी आपके पास एडीपी रिसेप्टर इनहिबिटर ही है। तो ये देखो, 1 की जगह 1 लिखा हुआ है, 2 की जगह 2 लिखा हुआ है, 5 की जगह 5 लिखा हुआ है। तो ये एडीपी ऐसे आपको याद हो जाएगा। एडीपी रिसेप्टर इनहिबिटर्स होते हैं क्लोपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल, टिक्लोपिडीन और टिक्काग्रेलर। ओके होगी बात। तो ये थोड़ा सा इनका भी मैकेनिज्म एक्शन आपको समझ में आ गया। मजीद अगर बात करें तो फिर होता ये है कि इन रिसेप्टर्स ने ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a को एक्सप्रेशन बढ़ाया था ना। अब ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a लग गए, तो कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a को ही आगे ब्लॉक कर देते हैं, यानी इसके ऊपर फिब्रिनोजन नहीं लगने देते। तो ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर या ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं? AB60 मैप, या देखो 2b3a क्या ABC लगाई हुई है, तो ड्रग का नाम भी है आपके पास AB60 मैप, AB60 मैप। ठीक है, ओ सी तो टायर की तरह का नहीं लग रहा। तो एक और ड्रग का नाम है टायरोफिबैन। और ये देख सकते हैं ए और बी तो काफ़ी एम्प्टी हैं, ओ बल्कि डी की जगह भी एम्प्टी है, तो एम्प्टी से याद हो जाएगा आपको एप्टीफिबाटाइड। तो ये सारे आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर इनहिबिटर्स हैं। ओके ओके बात। तो ये वाले ड्रग्स भी हो गए आपके पास। मजीद हम कुछ ड्रग्स को देखते हैं। होता बेसिकली क्या है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a है ना, जो कि आपके प्लेटलेट प्लग के लिए बड़े ज़रूरी हैं, इनको इनहिबिट करता है साइक्लिक एएमपी। ठीक है, तो साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस कैसे होता है? एडेनोसिन से। जब एडेनोसिन आता है तो वो यहाँ पे आके साइक्लिक एएमपी को प्रोड्यूस करवा देता है। ओके हो गया। और साइक्लिक एएमपी का ब्रेक डाउन करता है फॉस्फोडाइस्ट्रेज। कुछ ड्रग्स हैं वो कहते हैं ओए अगर हमने प्लेटलेट प्लग को रोकना है तो साइक्लिक एएमपी अच्छा बच्चा है, साइक्लिक एएमपी भी तो रोक ही रहा है ना, तो हम ऐसा करते हैं साइक्लिक एएमपी को बढ़ाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो साइक्लिक एएमपी का ब्रेक डाउन रोक देते हैं। और दूसरी तरफ एडेनोसिन का इधर उधर नहीं आने देते एडेनोसिन को, ताकि एडेनोसिन प्लेटलेट के पास ही आए और आके साइक्लिक एएमपी को बढ़ाए। ओके हो गई बात। तो ये बेसिकली डायपिरिमिडोल और सिलोस्टाजोल ये दोनों साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करते हैं। जब फॉस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट किया तो ना सिर्फ साइक्लिक एएमपी बल्कि कुछ और चीजें जैसे कि साइक्लिक जीएमपी भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और साइक्लिक जीएमपी एक वेजोडाइलेटर है, तो ये वाले ड्रग्स होते हैं ये वेजोडाइलेशन भी कॉज करते हैं। इसलिए जब हम इसकी क्लिनिकल यूज पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ये इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के लिए भी बड़े ही अच्छे ड्रग्स होते हैं। तो आते हैं ये वाली बातें, हमने ये इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ हमने कर लिया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एस्पिरिन का हमने डिस्कस कर लिया है। ग्लाइकोप्रोटीन 2b इनहिबिटर्स भी हो गया, क्लोपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल ये वाली बातें भी हो गई हैं। टिकाग्रेलर मैंने आपको बता दिया है, वो भी एक अच्छा है। अच्छा, वोरापक्सर एक और ड्रग है जो कि थ्रोम्बिन इंड्यूस्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है। ये किसके ऊपर एक्ट करता है? बेसिकली इट इज अ रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट ऑफ प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर 1। लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डायपिरिमिडोल, सिलोस्टाजोल इसको हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से काम कर रहा है, वेजोडाइलेटर है। क्लिनिकल यूज़ की बात की जाए तो एस्पिरिन जो है उसके तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल यूज़ है ही। आपने देखा इस्कीमिक अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए, स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए, थ्रोम्बोटिक इवेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए। और सेम क्लिनिकल यूज़ है क्लोपिडोग्रेल का। तो बेसिकली एस्पिरिन से कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस भी होती हैं, तो अगर एस्पिरिन से एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो हम क्लोपिडोग्रेल दे देंगे। उसके अलावा क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन दोनों मिला के भी दिए जाते हैं स्टेंट्स के अंदर जब बंदे को स्टेंट लगती है। तो सही की बात। ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a इनहिबिटर्स को देखा जाए तो उनका कोई बस ऐसी कोरोनरी एंजियोप्लास्टी वगैरह के अंदर रीस्टोनोसिस को प्रिवेंट करने में रोल है। डायपिरिमिडोल, सिलोस्टाजोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सिलोस्टाजोल इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के अंदर रोल प्ले करता है। एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी देखी जाए गैस्ट्रोइंटेस्टिनल है, सीरियस इफेक्ट्स हैं। खासतौर पर अगर छोटे बच्चों को एस्पिरिन दे दिया तो वो लिवर का बड़ा कर देता है, जिसको हम रे सिंड्रोम भी कहते हैं।
दूसरी तरफ ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a को देखा जाए तो वो ब्लीडिंग के साथ साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉज कर रहे हैं। टिक्लोपिडीन, याद है टिक 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 क्लोपिडोग्रल एडीपी रिसेप्टर इनहिबिटर्स, टिक्लोपिडीन जो है वो न्यूट्रोपीनिया कॉज करता है, ये एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। और इसके अलावा थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर भी कॉज करता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट थी। ठीक हो, के बाद क्लोपिडोग्रल के खासतौर पर ज़्यादा हेमेटोटॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं है। डायपिरिमिडोल और स्लोस्टाजोल, यार ये थोड़े डिफरेंट है, इनके साइड इफेक्ट्स थोड़े डिफरेंट तरह के आप देखोगे, हेडेक्स, पैल्पिटेशन, फेशियल फ्लशिंग और इस तरह के काम कॉज करते हैं। सही होगी बात। ये सारे ड्रग्स अभी तक हमने पढ़े थे जो कि क्लॉट को रोकते हैं, क्लॉट्स को तोड़ते हैं या प्लेटलेट प्लग को तोड़ते हैं। अब हम वो ड्रग देखेंगे जो कि क्लॉट को प्रमोट करते हैं, क्योंकि बाज औकात बॉडी के अंदर क्लॉट बन ही नहीं रहे होते, यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसा कि हीमोफीलिया हो गया, विटामिन के डेफिशिएंसी वगैरह हो गई। ठीक होगी बात। अच्छा, हो सकता है प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो, तो अगर प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होगी यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, उसको प्रिवेंट करने के लिए या तो हम बंदे को एडमिनिस्टर करेंगे प्लेटलेट्स या फिर प्लेटलेट स्टिमुलेटिंग ड्रग ओप्रिलवेकिन। ओप्रिलवेकिन बेसिकली मेगा कैरियोसाइट को स्टिमुलेट करता है, इसको इंटरल्यूकिन 11 भी कहा जाता है। तो ये मेगा कैरियोसाइट को स्टिमुलेट करता है, प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। डन। अगर किसी में विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हुआ है, जारी बात है विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी, तो आपको पता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 इफेक्ट हुई भी होगी। तो विटामिन के डेफिशिएंसी अगर किसी में हुई हुई है, जो कि खास तौर पे एल्डरली पेशेंट्स के अंदर और न्यू बॉर्न्स में होती है। न्यू बॉर्न्स में तो इसलिए क्योंकि उनके अंदर अभी बैक्टीरिया है नहीं विटामिन के प्रोड्यूस करने वाला, और एल्डरली पेशेंट्स में क्योंकि मैल एब्जॉर्प्शन वगैरह होती है और विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इस वजह से मसला बन सकता है। तो ऐसे लोगों को ट्रीट करने के लिए हम लोग ओरल या पारेंटल फॉर्म में विटामिन के ही दे देंगे, जैसे कि फाइटोनाडायोन। सही होगी बात। दूसरी तरफ अगर किसी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पा रहे, जैसा कि हीमोफीलिया ए के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं बन रहा होता और हीमोफीलिया 9 में हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं बन रहा होता, तो ऐसे लोगों को ट्रीट करने के लिए जो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है वही क्लॉटिंग फैक्टर इंजेक्ट कर दो। अलबत्ता बाज़ औक़ात क्लॉटिंग फैक्टर्स के खिलाफ इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स भी हो सकते हैं। एक मजे की बात यह है कि आपकी बॉडी में जो वेजोप्रेसिन होता है या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, वो भी फैक्टर 8 और वॉन विलिब्रेंड फैक्टर की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो अगर किसी में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, तो हम वेजोप्रेसिन का एगोनिस्ट दे सकते हैं, जिसका नाम है डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। ये डेस्मोप्रेसिन एसीटेट वॉन विलिब्रेंड फैक्टर और फैक्टर 8 को बढ़ाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट जाते हैं एंटी प्लाज्मिन ड्रग्स। हमने देखा कि प्लाज्मिन जो है वो क्लॉट को तोड़ रहा है, तो अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर हुआ है, हम कहते हैं प्लाज्मिन यार प्लीज क्लॉट को ना तोड़ो, क्लॉट अल्लाह अल्लाह करके थोड़े बहुत क्लॉट जो बन रहे हैं उनको बंदा रहने दो ताकि ब्लीडिंग ना हो। तो एंटी प्लाज्मिन ड्रग्स ओरली एक्टिव होते हैं, दो का नाम है अमाइनोकेप्रोइक एसिड और ट्राइनेक्सामिक एसिड। इनके साइड इफेक्ट थ्रोम्बोसिस, हाइपोटेंशन, मायोपैथी, डायरिया है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।